अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू टेक्स प्रैक्टिसेस। इंशाल्लाह आज हम इसका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सीए के अंदर ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, फ़इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा, कि अल्लाह ताला ने ये जो उसर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लफ्ज़ उसर, यानी मेहनत, एक तरीके से हर काम को करना। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसर मेहनत में ही गुजारी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर जज़ीरा नुमाए अरब और बाकी फिर तमाम खिते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए गए। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम बन गए। तो ये ज़िंदगी के अंदर ये इसका यही मॉडल है, इसी को ही अडॉप्ट करना है। आप अगर कहेंगे कि मैंने कंफर्ट ज़ोन में रहना है, तो अल्लाह ने कंफर्ट ज़ोन के अंदर उसर युसर के अंदर उसर ही भी रखी है। यानी आप ये देखें, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है कि उसर में जो आप मेहनत करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर युसर होगा। और फिर ये एक दफ़ा नहीं फरमाया, फिर आगे जो है वो ताकीद के ही, इन्ना बेशक माअल उसरी युसरा, इसके साथ है। ये देखें 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि हर हाल में तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे और आपको बनाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसने इस मॉडल को डेवलप किया हुआ है, उसी को लेकर चलना है। सबसे बड़ी जो उसर आती है ना, वो सुबह उठने में आती है। ये आपको फेस करना पड़ेगी। आप देख लीजिएगा कि रोज़ मेरा भी दिल यही करेगा, यार आज छुट्टी ना कर लूँ। सही है, आपका भी यही करेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको युसर में लेकर जाएगी, जो आपको आसानी में लेकर जाएगी, कंफर्ट जोन होगा, वो होगा कि ऑनलाइन क्लास में ना चला जाऊँ। ये चीज़ आपको लेकर जाएगी। तो आपकी मुस्तकिल मिजाजी का जो है वो इम्तिहान है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम, सीए एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। और वो क्या है, स्मार्ट वर्क हमने वो करना है। मैंने इसमें सीए में आपको जो चीज़ बताई थी, इट वाज कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें इनकम टैक्स इज़ अबाउट 65%। ये 65 हो जाए, 68 हो जाए, लेकिन आई कैप ने इसकी 65% वेटेज वो दी है। इसमें जो न्यूमेरिकल होगा, जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, नॉर्मली ये 5 तक ये चलते हैं। उसके बाद आपका जो सेल्स टैक्स है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 नॉर्मली इसके ऊपर होता है। बाज़ औक़ात वो 5, 6, 7 भी सेल्स टैक्स के ऊपर बनाता है, और नॉर्मली 6 और 7 2 क्वेश्चन सेल्स टैक्स के ऊपर बनते हैं। उसके बाद जो आपका 8th क्वेश्चन होगा वो इन 2 एरियाज़ के ऊपर बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? ये हमने अभी तक जो बातें डिस्कस की थी कल तक। आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपने एथिक्स को, इस एरिया को स्टार्ट करेंगे, और हमारी तरतीब ये होगी कि हम यहाँ से चलेंगे और इस सिस्टम तक हम उसको लेकर वो चलेंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाइल वॉचिंग माय लेक्चर यू मस्ट हैव पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद हो। जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे आपको लेक्चर लेना चाहिए। बेहतरीन इसका यही हल है। अगर आप जो है वो आपने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और आप जो है वो मस्तियाँ कर रहे हैं साथ, राइट, कभी उसको भी डाउन करके और उसके साथ भी कर लिया, कभी 2x पे चला लिया, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने तरावियाँ पढ़ ली हैं, कुछ समझ नहीं आई क्या किया है, और आपने बस एक एक्सरसाइज की है। इसका तरीक़ेकार यही है। उसके जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं उनको नोट करें। जो स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, ख़ासकर ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उनका मिजाज यही है कि दे प्रिपेयर नोट्स, और वो कहते हैं कि सर हम मजबूरी में नहीं आ रहे, हमारी कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वो ये नहीं है कि लाहौर में रहते हुए फिर भी वो फिज़िकल क्लास को अटेंड नहीं कर रहे। वो कहते सर मजबूरी है, दूर बैठे हुए हैं तो आपके लेक्चर लेने हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और नहीं है। राइट, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये समरी है, ये आपको
ऑनलाइन एक्सेस तो आप सबके पास है, एम आई राइट? ऐसा है ना? अच्छा जी, ये सबसे पहला जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, ये आई कैप का ये चैप्टर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस वन। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो मैंने क्या किया इसको, अच्छा वो स्लाइड शो भी तक नजर आ रहा है, ये वाला दिस वन। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके चैप्टर 1 की समरी है ऑलमोस्ट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर वो आ रहा है। आई कैप की बुक में अगर आपको मैं ये चैप्टर दिखाऊं तो इसका नाम है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 1, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टैक्स प्रैक्टिसेस का ये पहला। इसके कंटेंट्स में ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस क्या है, यानी टैक्स का मकसद क्या है, सबसे पहले ये सीखना है। और इस टैक्सेशन सिस्टम्स के बेसिक्स इश्यूज क्या है, बेसिस क्या है, किन बेस के ऊपर इस सिस्टम को बनाना चाहिए। सबसे पहले मकसद क्या है और इसकी बेस क्या होगी, कैसे लेकर चलेगा, यानी बनाने का मकसद, और नंबर 2 उसकी बेसिस क्या है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट टैक्स लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पर होगा। और 2 जो है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, वो हमारे सिस्टम में वैसे ही मौजूद है। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज जो है कि पाकिस्तान में ये टैक्स लॉस कहां से चले। हमारी हर चीज जो है नॉर्मली बरसगीर के अंदर कहां से शुरू होती है, गोरी चमरी से, राइट, अंग्रेजों से शुरू होती है, हम वहीं से, हमारे रूट्स वहीं से निकलते हैं। बीइंग मुस्लिम तो हमारे रूट्स और हैं, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं, स्टिल हमारे जो लॉज हैं उनके रूट्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, वो ब्रिटिश से आ रहे हैं। तो ये इसकी एक हिस्ट्री भी हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ने पूछा है वो इसके ऊपर बात की है, टैक्स की बेसिक्स क्या है, क्यों टैक्स लगाए जाते हैं, उनकी क्या क्या रीजंस हैं, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये आपको आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, आप इसमें देखें तो सबसे ऊपर में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, उसके नीचे जो पैरा लिखा हुआ है ना 1.2, तो मैंने रेफरेंस दिया आई कैप की किताब का कि अगर इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका पैरा कहां मिलेगा आपको, 1.2 में जाकर आपको वो मिलेगा। ये देखिएगा, यहां पर हमारे पास जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन है, राइट, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सेस एज डेवलपमेंट्स, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, काइंड्स ऑफ टैक्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस जो है ये हमारे ये इसमें मौजूद है। ये मैंने तकरीबन पूरे चैप्टर को यहां पर समराइज किया। इस समरी का आपको फायदा क्या होगा, इस समरी का फायदा ये होगा कि एट अ ग्लैंस once you can see chapter, the whole chapter will be summarized in front of you। यानी आप इस चैप्टर की अगर कभी रिवीजन करना चाहें तो आप 5-10 मिनट के अंदर इसकी रिवीजन कर सकते हैं। ये स्टाइल आपका थ्रू आउट सीए के अंदर होना चाहिए कि आपका हर चैप्टर जो है इट मस्ट बी ऑन 1 पेज। इफ देर आर 20 चैप्टर्स इट मीन्स यू मस्ट हैव 20 और 30 पेजेस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करते हैं ना, देखिए मैं कहता हूं कि मैं आई कैप के एग्जाम्स के अंदर अराउंड एटलीस्ट 3 दफा मैं किताब को रिवाइज कर लेता था। 4 दफा तो बड़े आराम से हो जाती थी। वो कैसे होती थी, पूरी किताब पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना। इफ यू आर सिटिंग इन 4 एग्जाम्स देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन रिवाइज 4 बुक्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर 4 टाइम्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए वो कैसे होता था कि पहली दफा रिग्रेस होती थी, दूसरी दफा कॉन्सेप्चुअल फिर हम उसको लेके चलते थे, इस तरह फिर हमारे पास समरीज बनी होती हैं। उसके बाद फिर हम ऐसे जो हमारी फाइनल हो रही होती है हम कहते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, 1 2 3 ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। अच्छा यार रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस तरह से हम उसको लेके तो चल रहे होते हैं। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ रही है। दूसरा इसको जो हमने समराइज करना है कि इसके अंदर इस चैप्टर में एक इशू ये है
कि इसको सम हो जिस ऑथर ने भी लिया है उसने नेट से उठाया इसको, वो एक वेबसाइट पे गया तो उसने ये चीजें उठाई, दूसरी से, तीसरी से, यानी किसी एक जगह किसी एक ऑथर ने इसको नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहां पर एक ही चीज आपको कई दफा रिपीट होती हुई मिलेगी। उससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती थी जिसकी वजह से मुझे आपको ये समरी बना के देनी पड़ी है। ओके, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्स का मकसद क्या है, ये पहले आपको ये बताएगा कि टैक्स के ये मकासद हैं। नंबर 2, अब देखिएगा यहां पर टैक्स का एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। देखिए, जिंदगी के अंदर आप जो भी काम करते हैं उसका एक मकसद रेवेन्यू होता है और एक मकसद नॉन रेवेन्यू भी होता है। अगर मैं मस्जिद में दर्स दे रहा हूं तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे सैलरी मिलेगी, और एक मकसद क्या है कि मुझे जन्नत मिलेगी, ये भी है ना। इसी तरह जो गवर्नमेंट के क्या हर जगह पर टैक्स को लेने का रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। हर जगह पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो उसका मकसद क्या होता है, सिर्फ क्या टैक्स लेना ही होता है या इसके अलावा भी कोई और ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। टैक्सेस एज डेवलपमेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका हुआ है कि टैक्स डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं चीजों को। यानी आपको तो नजर आ रहा होगा कि गवर्नमेंट पैसा ले रही है, लेकिन भी पैसा लेने के बाद मुल्क में तरक्की कैसे होती है वो हमें इस पैरा नंबर 1.3 में मिलेगा। टैक्स की बेसिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं सबने, नहीं पढ़ी? उसमें आपने कैनन्स पढ़े होंगे, ये वही कैनन्स है, ये वही कैनन्स है। इसलिए चूंकि इकोनॉमिक्स में ये टेस्ट हो चुके होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर आपको लीस्ट मिलेंगे, यहां पर आपको ये एग्जाम के अंदर इसकी इंटेंसिटी बहुत। देखिए, हमने हर चीज को फोकस करना है। कल मैंने क्या वर्ड यूज किया था, हार्ड बट स्मार्ट, स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होगा। तो हमने फोकस भी रखना है कि यार इसमें से इंटेंसिटी किसकी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ द स्टडीज, देखिए मैं सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा। इन प्रोफेशनल एग्जाम्स सिलेक्टिव स्टडी इज वेरी डेंजरस, यू कांट गो फॉर दी सिलेक्टिव स्टडीज, कीप इन माइंड। आपको किस पे जाना होता है, थॉरो करनी होती है, बट इंटेंस देयर कि यार ये एरिया जो, जैसे मैंने आपको कहा कि चैप्टर 10, 16 एंड 25 आई थिंक सो आपकी किताब का जो है, इसको तो छोड़ना ही नहीं ना हमने, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि 50% पेपर इन तीन चैप्टरों में से बनना है। तो जो आधा पेपर ही मेरे इन 3 चैप्टर्स में से आ रहा है, तो हाउ वी कैन लेफ्ट दीज चैप्टर्स, हाउ वी कैन डेयर टू लेफ्ट इवन वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स। हमें उसको छोड़ना, हमें यानी ये पता है कि यार इनमें से ये चीज बनती है और बनती आ भी रही है। ओके, देन है जी प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। अब देखें, बेसिस कह रहे या प्रिंसिपल कह रहे, असूल कह रहे, एक ही बात है ना। तो हुआ फिर वही है कि यहां पर चीजों को किसी और एंगल से देखा गया, यहां पर किसी और एंगल से उसको देखा गया है। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके असूल क्या है, करेक्टर, फिर तकरीबन आपको यही प्रिंसिपल मिलेंगे। करेक्टर कह लें, प्रिंसिपल्स कह लें, कैनन्स कह लें, फिर आपको चीजें क्या मिलेंगी, रिपीट होती हुई मिलेंगी। लेकिन हमें मजबूरी यह है कि अगर एग्जाम में वो करेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा तो उसका करेक्टर के ऊपर बात करनी है, अगर वो प्रिंसिपल की बात करेगा तो प्रिंसिपल की बात करनी है। तो ये समरी आपको, ये जो टेबल आपके सामने है, ये आपको इस बात की हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं, फिर हम उसको स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने की आदत भी बन जाए। जैसे देखें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन है, पहला वो देखिएगा पैरा 1.2। ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स का पहला मकसद क्या है, टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहला काम क्या है कि जिसने इस मुल्क को चलाना है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, राइट। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनको पैसे देना, उनको सैलरी देना, उनके हज उम्रे का इंतजाम करना, राइट, उनकी गाड़ियों का इंतजाम करना, उनके बच्चों का इंतजाम करना हमारे मुल्क का सबसे पहला मकसद। पाकिस्तान का तो फिलहाल सबसे पहला मकसद ही यही है, सबसे पहला मकसद फिलहाल हमारा तो यही है कि सबसे पहले ये, अवाम बाद में देखी जाएगी,
तो सबसे पहले तो ये हमारी किताब में भी यही लिखा हुआ है, टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनको सबसे पहले हमने भरना है। अब आम देखी जाएगी क्या होगा, राइट। तो पहले टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अंग्रेजी हम लिख लेंगे, देखेंगे कि अंग्रेजी में क्या। दूसरा क्या है, अब आ गए नेक्स्ट, सिटीजन प्रोटेक्शन एंड, और सिटीजन कौन है, सिटीजन भी तकरीबन मेरे ख्याल में तो ब्यूरोक्रेसी सारी आ जाती है, वही कहते हैं हमारी हिफाजत। सबसे पहले सिटीजन तो फर्स्ट लेयर के तो हम हैं, मजाक कर रहा हूं। तो सिटीजन प्रोटेक्शन, देखिए एक चीज याद रखें, जब आप कभी भी जिंदगी में पैसा देते हैं ना, जब आप जिंदगी में पैसा देते हैं किसी को भी, तो उसका रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये अल्लाह ने एक इंसान का मॉडल बनाया हुआ है। बस अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा मेरी इबादत करो, हमने कहा या अल्लाह हम आपकी क्यों इबादत करें, कि इसलिए कि मेरी इबादत करो मैं अल्लाह हूं, नहीं। अल्लाह ने कहा इसके बाद मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, एक जन्नत है तुम्हें वहां पर दूंगा। इसका मतलब हमारे इस हार्डवेयर, हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज इंबेड कर दी गई है कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूं अपने बच्चों से कि मेरी रिस्पेक्ट करें, तो मुझे माल खर्च करना पड़ेगा। मैं खाली कहीं मैं आपका अब्बू हूं, मैं आपका अब्बू हूं, कहते जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके, पापा पापा हैं बस, ठीक है। माल नहीं लगाते आप ना भाई, घर पैसे लेकर आए, समझ आ रही है ना। सुबह आप जब घर से निकलते हैं, वाइफ आपको डांटती, कान खींचती है, क्या जी पैसे, आप कहते जी मैं ले आऊंगा, आज घर आइएगा ना तो पैसे पहले लेके आइएगा, बाद में आप तशरीफ लेके आइएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा किसकी जरूरत है, माल की जरूरत है। समझ आ रही। तो अब जब आप किसी भी मुल्क को टैक्स दे देते हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जान की, माल की और आप इज्जत की हिफाजत करेगा। मेरे पास दो चीजें, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही है। मेरे हार्डवेयर की हिफाजत होनी चाहिए, मुझे कोई मारेगा नहीं, मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, मुझे कोई उठाएगा नहीं, ये मेरे हार्डवेयर की हिफाजत है, राइट। और मेरे सॉफ्टवेयर, और फिर अगर ये हार्डवेयर खराब हो तो इसकी क्या होनी चाहिए, एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे गाड़ियों की होती है हमारी। उस वर्कशॉप को क्या कहते हैं, हॉस्पिटल बनाए, हमें फ्री एजुकेशन दें, क्यों भी, मैं आपको पैसे दे रहा हूं। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आपने क्या करना है, अपग्रेड करना है, अपडेट नहीं करना। कहते सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना, मेरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। वो क्या है, एजुकेशन। मेरे लिए क्या बनाए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनाए, राइट, ये चीजें। और अगर कोई दूसरी मशीन मुझे तंग करने लगे तो उस मशीन से मेरी हिफाजत, मशीन की मीन कोई और बंदा मुझे अगर थ्रेट दे तो मेरी उससे हिफाजत। तो ये दूसरा मकसद उसका है, सिटीजन प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, यानी मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरे पास शेल्टर नहीं है वो प्रोवाइड करें, मुझे कोई दूसरा मारे नहीं, गाली नहीं दे। देखें, मुझे ना जिस्मानी तौर पर मारे और ना मेरी रूह को तंग करे। रूह को तंग करना क्या, मुझे गाली दे, और जिस्मानी तौर पर क्या है, मुझे फिजिकली कोई वो टच करे। मैं कभी ट्रैवल का अपना एक वाकया सुनाऊंगा। तो जहाज में किसी लेडी ने, वो जो क्रू मेंबर था, उसको टच कर दिया, कोई चीज मांगी तो उसको कहते हुए उसने वो टच कर दिया, तो एक बड़ा उसने मसला पैदा कर दिया। हमारे तो हाँ एक नॉर्म है ना, हम तो किसी को बाजू से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई क्या मसला तेरा, तो वहां पर ऐसा नहीं है, वो टच करने को बहुत ही बुरा समझते हैं। तो प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ द पर्संस, यानी हर बंदा अपना क्या दे, उसमें शेयर दे, अपना हिस्सा दे, जो क्यों जितना वो मुल्क को इस्तेमाल कर रहा है उतना ही। एक फैक्ट्री है, वो अरबों रुपए टैक्स दे रही है, लेकिन देखें वो फैक्ट्री बहुत बड़े रिसोर्सेज कंट्री के यूज भी कर रही है, बहुत बड़ी स्पेस उसने ली हुई है, उसकी बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं इस मुल्क के अंदर, वो इसके बॉर्डर्स को यूज कर रही है कि नहीं कर रही, समझ आ रही है ना, उसकी विसिनिटी को यूज कर रही है, जगह जगह उसका माल जो है वो पहुंचा हुआ है, तो उसका शेयर मिलना भी है। तो पहला ये हमारा हो गया, सही है। अब देखिएगा आगे, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। क्या गवर्नमेंट पैसों के अलावा कोई ऐसा भी है कि वो उसके साथ कोई और मकसद भी उसका होता है? अच्छा, टैक्स से मुराद सिर्फ टैक्स लेना ही नहीं होता, बाज़ औक़ात टैक्स को विड्रॉ करना भी होता है। जब आप देखेंगे ना नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव,
तो इसका मतलब होगा कि टैक्स को लगाना, टैक्स को उतारना और टैक्स के साथ उसको खर्च करना, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स उसमें आ जाएंगे। समझ आ गई ना उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। सबसे पहले वही आगे देखिएगा, टू रन द गवर्नमेंट। रिपीट हो रहा है ना, समझ आ रही है। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में भी वही चीज आ गई, गवर्नमेंट को चलाना, सिर्फ फर्क है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो टैक्स का मकसद एक ये भी होता है कि गवर्नमेंट अपनी रिट को कायम कर सके, अपनी पॉलिसीज को बना सके, जो हमारा आइन है, जो हमारा दस्तूर है, उसको लगा सके। कैसे? आपकी पॉलिसी है कि रेड लाइट के ऊपर सभी लोग जो है वो सिग्नल पे रुकेंगे। कैसे रुकेंगे? आपको इशारे लगाने पड़ेंगे, आपको सिग्नल्स लगाने पड़ेंगे, आपको वार्डन्स को वहां अपॉइंट करना पड़ेगा, सेफ सिटी आपको बना, तभी लोग रुकेंगे ना। अगर आप छोड़ देंगे, जी आपको कसम है खुदा की कि किसी ने इशारा क्रॉस नहीं करना, वो कहेंगे जी ठीक है, आप सिग्नल ना लगाएं। आप 5 मिनट जो है बाहर का इशारा बंद कर दें तो देखें ये हमारी कौम कितनी सिविलाइज्ड है। कोई टक्कर नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगी। ऐसे ही होगा? ऐसे होगा? नहीं होगा ना। तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? टैक्स चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट। देखिए किसी कौम की जो वेल्थ होती है वो क्या क्या होती है? नंबर 1 टैक्स, लोगों से शेयर लें उनका, यही होता है ना। नंबर 2 उसके नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी होते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सी चीजें आती हैं? आपके ऑयल, आपके जो है ना वो मिनरल्स, आपकी एयर स्पेस, आपकी पोर्ट्स, राइट, आपके दरिया, समंदर, नदी, नाले, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनसे आप फायदा उठाते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है? लोन, आप कर्जों पे चले जाते हैं। अगर टैक्सेस और नेचुरल रिसोर्सेज मिलके आपकी सऊदीया में क्या चल रहा है? सऊदीया में बहुत हद तक क्या था? टैक्स था ही नहीं। वो किस पे चल रहे थे? क्रूड ऑयल के ऊपर, राइट। लेकिन जब क्रूड ऑयल की कंट्रीब्यूशन कम हुई तो किस पे चले गए? टैक्सेस के ऊपर चले गए। समझ आ रही है? तो ये तीसरी चीज क्या होती है? लोन, कि अगर आपके पास दोनों रिसोर्सेज भी आपकी कंट्री को पूरा नहीं कर रहे तो फिर आप किस पे जाएंगे? कर्जा लेंगे। और वर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कि आप घर के बर्तन बेचने शुरू कर दें, घर की चीजें बेचनी शुरू कर दें, एयर कंडीशन बेचना शुरू कर दें। वो क्या होता है? मुल्क के एसेट्स को बेचना शुरू कर दें कि लो भाई अब तो कर्जे से भी हमारा घर नहीं भर रहा। ऐसे ही है ना। वो एक नशई क्या करता है? जब उसका नशा पूरा नहीं होता तो फिर एंड पे क्या करता है? वो अपने घर की ही चीजें बेच देता है, राइट। तो फिर ये 4 रिसोर्सेज हमारे होते हैं। तो अब ये जो वेल्थ होती है ना किसी नेशन की, वो जो वेल्थ होती है, मैंने आपको बता दी कि वेल्थ इन 4 चीजों से जनरेट होती है। फिर इस वेल्थ को क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कहां पर? अमीरों से लेके गरीबों तक पहुंचाना होता है। ये जो आटा फ्री मिलता है आपको, मिलता नहीं? आटा फ्री मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं मिलता? कम प्राइस पे मिलता है, सब्सिडाइज मिलता है। रोड पे सफर करते हो लेकिन हर कोई टैक्स तो नहीं देता। ये रोड किन के पैसों से बनी हुई है? टैक्स पेयर के, जो अमीर लोग हैं उन्होंने पैसा दिया हुआ है ना, उससे बनी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इस वेल्थ की जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट सेक्टर, मेयो हॉस्पिटल में देखें मेडिसिन फ्री है, आप चले जाएं, गुलाब देवी हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री है, इलाज वहां पर फ्री है। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? अमीरों से लेके गरीबों तक जो है पहुंचाना इसका एक मकसद होता है। टू स्ट्रेंथन द सिक इंडस्ट्री, इसको एनेमिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। अनीमिया का कभी नाम सुना आपने? क्या होता है अनीमिया? अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसको एनेमिक कहते हैं। तो इसी से लफ्ज बना एनेमिक इंडस्ट्रीज, राइट। अभी परेशानी हो ना, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको किताब से देखेंगे कि इसके क्या है। टू स्ट्रेंथन द एनेमिक इंडस्ट्री या सिक इंडस्ट्री, वो जो सिक इंडस्ट्री है उससे टैक्स उठाएं ताकि वो क्या हो? फ्लरिश हो। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी। टैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
ये गाड़ी कभी आपने देखी है? मेहरान, राइट। अभी पुरानी गाड़ी जो है वो भी मेरा ख्याल 10-12 लाख रुपए की होगी, मेहरान जो पुरानी है, ये वाली। ये जब गाड़ी पाकिस्तान में 7 लाख रुपए की थी ना, इसमें एसी जो है वो कूलर की तरह काम करता है, और इसमें आप बैठे हैं तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। इसके शॉक इतने सख्त हैं, राइट। इसका गियर लीवर का भी आप देखें तो आप परेशान होंगे कि ऐसे लगता है कि जैसे 2 मोटरसाइकिलों को इकट्ठा करके ये गाड़ी बना देगी। मैं बदखुई नहीं कर रहा, लेकिन कामयाब बहुत है ये, क्योंकि हम जितने सख्त लोग हैं उतनी सख्त गाड़ी उन्होंने हमारे लिए ये भी डेवलप कर दी हुई है। और इसमें आप जो है वो, इसकी सीटें बड़ी ज़बरदस्त हैं, हीट काफ़ी इंजन की आगे तक भी आ जाती है, लेकिन इसकी रोड रिस्पेक्ट बहुत है। इसको जो भी बंदा देखता है अपनी गाड़ी साइड पे लगा लेता है। इसके इसके आगे अगेंस्ट में आपको ये गाड़ी दिखाता हूं, मायरा। इसको हम मीरा कहते हैं क्योंकि हमारी मीरा है, तो इसलिए हम गाड़ी को भी, हालांकि जापानियों की कोई मीरा, जापानीज की मीरा नहीं है, वो मायरा इसका असल नाम है। इस गाड़ी की कीमत इससे भी कम थी। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में 7 लाख रुपए की थी ना, तो ये जापान के अंदर अच्छी कंडीशन की गाड़ी, बड़ी ज़बरदस्त, 3-3.5 लाख रुपए की थी, क्योंकि मैंने ये इंपोर्ट करवाई थी। बेहतरीन एयर कंडीशनर है इसका, ऑटोमेशन पे है, राइट। इसके टायर, इसके अंदर सोफा सेट लगे हुए हैं, इसमें 6 या 12 एयर बैग्स लगे हुए हैं, राइट। हमारी तो बड़ी गाड़ियों के भी वो माशाल्लाह कभी एयर बैग नहीं खुलते, पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है और एयर बैग खुद हाथ से निकालना पड़ता है बाद में उसको, या मेरा ख्याल है उसको ब्लो करना पड़ता है फूंक मार मार के कि भाई तू भी खुल जा, तेरी मेहरबानी, उठ होश कर थोड़ी सी। तो ये हालात है। ये 3 लाख रुपए की गाड़ी थी। अब मुझे बताएं कि अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाए तो हमारी वो जो ये पहले वाली गाड़ी है इसको कौन खरीदेगा, राइट। तो ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी ना। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, मैंने जब वो गाड़ी इंपोर्ट की ना, ये वाली बड़ी कमाल की गाड़ी थी, तो 7 लाख रुपए तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर। 1 लाख रुपए मुझे उसकी जापान से ट्रैवलिंग पड़ी, कराची से लाहौर लाने के लिए पैसे पड़े। तकरीबन ये गाड़ी मुझे कोई 11-12 लाख रुपए की पड़ गई, रजिस्ट्रेशन उसके। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या मुझे कहा, मैसेज दिया कि मेहरान की तरफ आओ। समझ आ रही, किसकी तरफ आओ, ताकि लोग जो है इंपोर्ट को कम से कम करें। अब समझ आ रही है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। प्रोटेक्शन, अच्छा ये देखिएगा, सिख इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री सिख है तो उसको क्या करें, उसको स्ट्रेंथ करें। कैसे, या तो उसका टैक्स बंद कर दें, नंबर 1, या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसको लोन प्रोवाइड करें, राइट। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप क्या करें, इंपोर्ट के ऊपर वो लगा दें। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी टैक्स से ही मदद ली जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड किसको कहते हैं आप, इंटरनेशनल का लफ्ज तो पता है? अच्छा, आप वैसे पढ़े लिखे हैं, आप बोलते नहीं है बिल्कुल ही, कि अभी आप मुझे जज कर रहे हैं। उसके बाद सर जब हम बोलेंगे देखिएगा फिर हम कैसे बोलते हैं कि नहीं। वे इंटरनेशनल का लफ्ज सुना कभी, किसको कहते हैं, बैनुल अक़वामी। ठीक है, मैं पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं, कश्मीर ना निकाल दूं कहीं में, कुछ इस तरह का ही है ना। तो आपने पाकिस्तान से क्या करना होता है, कुछ चीजों को पाकिस्तान से
एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट ऐसी सेल को कहते हैं जो मुल्क से बाहर की जाती है, इसका नाम क्या है? सेल। और दूसरी क्या चीज होती है? इंपोर्ट। इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, राइट? आप टैक्स से इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे बताएं कि आपका मकसद क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम से कम हो। घरों में भी ऐसे ही होता है ना कि आप क्या कहते हैं कि हम घर के अंदर बाहर से चीजें कम से कम लेकर आए, हम अपने घर के अंदर ऐसी चीजें रखें जो मेरी यूज होनी है, राइट? तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था एक वक्त में कि यहां सिर्फ 1% टैक्स लगाया हुआ था, और इसका जो टैक्स था वो तकरीबन 5% था, प्लस ड्यूटी इसके अलावा थी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, सीवीटी वगैरह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये उसके अलावा थी। तो इसका मकसद क्या है कि लोग खुशी से एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करें। अब आप देखें इसके अगेंस्ट अब अमेरिका ने क्या किया, हमारे ऊपर 29% क्या लगा दी? टैरिफ लगा दी। टैरिफ ड्यूटी को कहते हैं ना, टैरिफ से लगा दिए। टैरिफ मीन टैक्सेस उन्होंने लगा दिए कि लो भाई अब दो तुम पैसे, क्योंकि वो अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। माई एक्सपोर्ट मीन अमेरिकन इंपोर्ट, मेरी अगर एक्सपोर्ट है तो उसकी क्या है? तो इसलिए टैक्सेस से क्या किया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी कंट्रोल किया जाता है। यू वांट टू प्रमोट द इंपोर्ट, उस पर टैक्सेस रिड्यूस कर दें। जैसे सोलर पैनल है, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत हुई तो क्या किया उन्होंने? सोलर पैनल्स को क्या कर दिया, उसकी इंपोर्ट को बढ़ा दिया ना, कि भी आप ताकि सोलर पैनल पाकिस्तान में वो लगना शुरू हो जाए, उसको करने के लिए वो हो जाए। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जब बिल्कुल टॉप पे गया ना उस वक्त फिर मैंने सोलर पैनल जो है ना वो खरीदे। आज अगर 30 रेट है ना तो मैंने 130 पे बाय किए हुए हैं। तो मुझे अब कोई बंदा कहता है ना कि यार तुमने इतने महंगे लिए, मैंने कहा नहीं यार मैंने बड़ी अच्छे लिए हुए, आपने सस्ते सुस्ते खरीद लिए, मैंने ज़रा बड़े महंगे वाले खरीदे हो। समझ आई ना? तो दिल को ऐसे भी हौसला देना होता है ना कि लाखों रुपए का जो आपको टीका लगा वो कैसे लगा। तो उस वक्त क्या था, गवर्नमेंट चाह रही थी कि इंपोर्ट सोलर की ना हो, तो रेट 130 पे चला गया, 130 पे चला गया। अब रेट किस पे है? 30 पे, क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि सोलर आए। तो ये होती है कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्सेस से मदद ली जाती है। टू काउंटर द इन्फ्लेशन इफेक्ट, इन्फ्लेशन क्या होती है जो आजकल फेस कर रहे हैं? इन्फ्लेशन क्या होती है? प्राइस हाइक, कॉन्टिन्यूस प्राइस हाइक। जंप लगने को नहीं इन्फ्लेशन कहते, इन्फ्लेट होना। इन्फ्लेट किसे कहते हैं? फूक मारना, इन्फ्लेट करना। तो इन्फ्लेशन उसी से, इन्फ्लेशन को इंक्रीज उसको रोकना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पाकिस्तान में एग्जेम्पशंस आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है इसी की वजह से। प्रोटेक्शन ऑफ द साइंसेस एंड रिसर्च, प्रमोशन ऑफ, सॉरी, तो साइंस और प्रमोशन को कंट्री के अंदर लेने के लिए क्या करेंगे? रिसर्च को इंक्रीज करें, लोगों को ग्रांट्स दें टैक्स की मदद से ताकि वो हो। ये है। इज इट क्लियर? 3 रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, बाकी क्या है इसके? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। टैक्सेस एज डेवलपमेंट, अब चीजें रिपीट होना आपको मिलेंगी ज्यादा। टैक्सेस से डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका पहले कैसे करेंगे? टैक्स एग्जेम्पशन इन टैक्स फ्री जोन्स इंडस्ट्री। देखिए एक इलाका है फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर, मैं आपको कनाडा की एग्जांपल देता हूं। कनाडा के अंदर जैसे वो है ना उसका एंटार्क्टिका, उसके करीब करीब इतनी ठंड है कि वहां पर जो है वो लोगों का रहना मुश्किल है, लेकिन उनकी कुछ जो अपनी कॉलोनीज हैं वो यहां पर है। ठीक है, टोरंटो में जाएं तो टोरंटो में तो ऑलरेडी मौसम बड़ा अच्छा है, वहां ऑलरेडी उनके लोग रहते हैं। अब इस इलाके को अगर आबाद करना है तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे मुल्कों में लोगों को ऑफर करते हैं कि हाँ भाई तुम, आप तो वीजा देते हैं, आप आ जाओ। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को वहां वो ऑफर करते हैं। जहां टेम्परेचर होता है -29 के करीब, ठीक है, तो हमारे जो कि हम गरीब मुल्क हैं तो हम क्या करते हैं, फिर वहां पर हमारे जैसे लोग चले जाते हैं और उनकी जो लोकल आबादी होती है फिर उनको क्या होता है, यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है, ज्यादा लोग हो जाते हैं ना। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान के भी आप
फॉर एग्जाम्पल कि आप ग्वादर का इलाका है, कोई एक इलाका है, उसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं कि लोग यहां इंडस्ट्री बनाएं, तो उसको टैक्स फ्री कर दें। आप कहते हैं कि जनाब जो भी यहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएगा अगले 5 सालों तक हम उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा? देखें, यहां टैक्स का ना लगाना डेवलपमेंट कर रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टैक्स का लगाना ही डेवलपमेंट नहीं करता। देखिए, टैक्स लेके भी आप क्या करेंगे? डेवलपमेंट कर सकते हैं। खुद पैसा लगा लें या लोगों को टैक्स में एग्जेम्पशन का वर्ड समझ आ रही? टैक्स का ना लगाना, तो एग्जेम्पशन बचा के भी आप क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये देखिएगा, टैक्स एग्जेम्पशन इन टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्री, उनको टैक्स लगा दें। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल क्या हो? इंक्रीज हो, फ्लरिश करें। समझ आ रही है ना? रिच एट हायर रेट एंड पुअर एट, यही आ गया। जो अमीर है, शेयर ऑफ द पर्सन, ये है ना, तो अमीरों से ज्यादा पैसे लें, गरीबों से कम लें। ये भी इसका एक असूल है। अब सारा हमारा टैक्स चलता ही ऐसे है, सही है। जो अमीर होगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो गरीब होगा वो, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कानून ऐसे होने चाहिए। हाई कस्टम ड्यूटी ऑन लग्जरी आइटम्स, अभी जो मैंने मायरा की आपको एग्जांपल दी है, अगर आप लग्जरी आइटम्स बुला रहे हैं तो उस पर क्या करें? टैक्सेस बढ़ा दें। टैक्स क्रेडिट्स ऑन डोनेशंस, देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है? हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन सेक्टर्स को बनाना, इन सारी चीजों को करना, ये गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन अगर कुछ लोग मिलके कोई ऐसे इदारे बना लें जो कि हॉस्पिटल बना लें, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना लें, स्पोर्ट्स के बोर्ड्स बना लें, तो जो लोग इन इदारों को सपोर्ट करेंगे उनको टैक्स में फायदा दें। टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है इंग्लिश में? टैक्स में फायदा। टैक्स क्रेडिट नहीं अंग्रेजी का लफ्ज है ना भाई। आप कहते सर आप मुझे पढ़ाएं, तो मैं कहता हूं मुझे इसका क्या क्रेडिट मिलेगा? मुझे इसका क्या क्रेडिट मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं? आप कहेंगे सर हम आपको सुन रहे हैं, यही आपकी खुशकिस्मती है। क्या कहना, आप बड़े खुशकिस्मत है कि हम आपको फिर भी सुन रहे हैं। हम तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते। इसका क्रेडिट क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं? मुझे पैसे मिलते हैं ना, ठीक है। तो ये है कि अगर आप उन इदारों को डोनेशन देंगे, मींस वो काम जो इदारा जो गवर्नमेंट को करने थे वो इदारा कर रहा है। कशफ फाउंडेशन है, छिपा है, शौकत खानम है, ईदी वेलफेयर है, इन इदारों को आप पैसे देंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपको क्रेडिट देती है, फायदा देती है। उससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगी मुल्क में। वो हॉस्पिटल मजीद बढ़ेंगे, वो इदारे मजीद बढ़ेंगे। असल में यही होगा ना। देखिए हर चीज से क्या हो रही है? डेवलपमेंट। इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दें, डेवलप कर जाएगी। आप अमीरों को ज्यादा पैसा लें, डेवलपमेंट होगी। आप जो है वो कस्टम जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम समझते हैं? अयाशियां, अयाशी पे क्या करें? सिगरेट के ऊपर 65% टैक्स लगा हुआ है, राइट। सिगरेट्स जो है, इंपोर्टेड सिगरेट जो होते हैं, उन पे ज्यादा टैक्सेस लगे हुए होते हैं, इसलिए वो स्मगल किए जाते हैं ताकि आउट ऑफ द वे वो निकाल दिए जाए। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो इंडस्ट्री, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या करें? फ्री है पाकिस्तान में, उस पर टैक्स नहीं है। समझ आ रही? इसीलिए पाकिस्तान में टैक्स चोरी भी इसी की वजह से होता है कि हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वडेरे जो हैं, वो 2 नंबर तरीके से पैसा अगर कमाते हैं ना, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लैंड शो की हुई है और कहते हैं ये इनकम हमें यहां से आ रही है और उस पर तो टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो जितनी मर्जी ज्यादा शो करते हैं, उस पर कौन सा आपने टैक्स देना है? तो इसलिए साथ उन्होंने क्या रखा हुआ है? कोई एग्रीकल्चर बिजनेस रखा हुआ है, गाय भैंसें रखी हुई हैं ताकि काम जो है वो चलता रहे। और वो पूछे पैसा कहां से आ रहा है? जी यहां से आ रहा है, राइट। ये चीज है। बेसिक्स क्या है? इक्वालिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, ये सर्टेनिटी। ये तो आपने कैनन्स पढ़े हैं, दोबारा बता देता हूं। इक्वालिटी यही है, अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आप सहूलत प्रोवाइड करें, आसानी से लोग टैक्स दे सकें।
एक वक्त था कि टैक्स जो था वो पता कैसे दिया जाता था, हम लाइनों में लगते थे नेशनल बैंक में और रात 12 बजे तक हम लाइनों में गर्मी में खड़े होते थे। आजकल क्या है, इजी पैसा, जैज़ कैश, HBL, हर तरीके से आप कर सकते हैं, कन्वीनियंस है। पहले रिटर्न फिजिकली जाके जमा करवानी पड़ती थी, अब क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, खत्म। तो ये है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्ट करें उस पर खर्चा कम से कम होना चाहिए। सर्टेनिटी, जो भी टैक्स की पॉलिसी आप बनाएं दैट मस्ट बी सर्टन, एम्बिगुअस ना होनी चाहिए। वो कैसे, क्या ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जा सकता है कि जी लोग पूछेंगे जी टैक्स कितना होना चाहिए, हस्बे जायका हस्बे मंशा पे कर दें, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं देंगे ना। यानी आपको टाइम कब कितना और कैसे जमा करवाना है ये आपको मुकम्मल, तो ये है इसके बेसिक्स असूल, ये एडम स्मिथ ने दिए हुए हैं। अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम लें और लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें, और पैसा कलेक्ट करते हुए खर्चा कम से कम होना चाहिए, और हर चीज सर्टन हो, कब कितना कैसे कौन देगा, ये चारों चीजें यहां पर सर्टन होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है, बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है इसका, इसका बेनिफिट किस कौन है, टैक्स का असल बेनिफिशियरी कौन है, अवाम, ताकत अवाम की, अवाम से और अवाम को, यही है ना। तो इसका बेनिफिशियरी, इसके असूल क्या है कि बेनिफिट प्रिंसिपल, इसका बेनिफिट कहा जिन लोगों से लिया है अल्टीमेटली उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, राइट। तो पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, पाकिस्तान में जो लोग टैक्स दे रहे हैं सारा फायदा उनको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ऐसे ही है ना। तो ये है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, फिर वही आ गया इक्वालिटी, रिच एट हायर, ये देखिए तीनों चीजें सेम है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा दे, ये लिखा हुआ है। इसी को यहां पर भी इक्वालिटी की शक्ल में भी लिखा हुआ है और इसी को यहां पर भी लिखा हुआ है, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, तमाम लोगों को इसका फायदा होना चाहिए, अमीर चला जाए गरीब चला जाए, मेयो हॉस्पिटल में जाएं आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी, समझ आ रही है। ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल वो होना चाहिए। ये तीन इसके ये हैं, ये पैरा 2.1 है। टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है प्रोपोर्शनल, एक फिक्स परसेंटेज लगा दें, प्रोग्रेसिव नहीं, परसेंटेज लगाएं लेकिन जूं जूं इनकम बढ़ती जाए परसेंटेज को बढ़ाते जाएं, और एक है रिग्रेसिव, जूं जूं इनकम बढ़े टैक्स रेट, इससे डेवलपमेंट क्रिएट होगी, लोग फिर अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा डिक्लेयर करेंगे, टैक्स चोरी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये 2 ही चीजें लगी हैं, ये नहीं लगा हुआ। मैंने एक दफा लगा था, वो चल ही नहीं सका, एक दफा लगा था, आप हैरान होंगे कि सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि इनकम ज्यादा डिक्लेयर करें तो टैक्स कम होगा। पाकिस्तान में एक दफा ऐसा सिस्टम आया था लेकिन किसी ने भी उसको अडॉप्ट नहीं किया, क्यों? हाँ, उन्होंने क्या अड्डे तुसी सियाने, लोगों ने क्या कहा कि हमें पता है कि ये चोरी है, ये आपने दाना डाला है ताकि इस साल हम क्या करें, अपनी इनकम को सही शो कर दें और अगले साल आप उसको पकड़ लोगे कि भाई साहब, और अगले आपके लिए कानून को चेंज करना तो मसला ही कोई नहीं है। ये कानून जो है ये आपके लिए क्या है, बबल गम या लेज है, इसको तो आप चबा मारते हैं 1 मिनट के अंदर। तो किसी एक बंदे ने भी मेरा नहीं ख्याल कि उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम इधर ही ठीक है, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, इसको हम लेते ही नहीं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। ये है, ये समझ आ गई कि इनकम के बढ़ने से टैक्सेस कम होने चाहिए। ये क्या है, हर एक के ऊपर बराबर लगा दें। और ये क्या है, परेशान तो नहीं हो रहे कि सर ने पूरा चैप्टर ही फड़का दिया पकड़ के। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी स्पेशलिटी में एक स्पेशलिटी यह है कि मैं चीजों को सिंपल करता हूं, चीजों को आसान करता हूं ताकि स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से कर सके और टाइम के ऊपर कंप्लीट करे। क्योंकि आपका अगर बोझ मैंने नहीं उठाया तो आपके ऊपर बोझ शिफ्ट हो जाएगा ना।
तो टीचर का काम होता है कि आपको सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाए। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए क्या करें। फिर आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये मिन्नत तरले नहीं होने चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक। और आप देखेंगे टैक्स के अंदर लफ्ज शेल का ही इस्तेमाल होगा। शेल पंप की बात नहीं कर रहा, शेल। वैसे अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, आय और वही के साथ होता है ना, लेकिन लॉ के अंदर शेल मिलेगा आपको। क्यों? वहां पर तो विल आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में कि अगर विल को शेल और शेल को विल से बदल दें तो क्या होता है, इनफोर्सिबिलिटी आती है। ऐसे ही होगा, आई विल किल यू। तो ये क्या है कि शक वाली बात ही कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। समझ आ रही है ना, ये चीज होती है। तो शेल मिलेगा, ये एनफोर्स होनी चाहिए, यानी लोग मर्जी से नहीं लगा दिया है, जो भी असेंबली में आ गया दे हैव टू पे टैक्स, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, पेबल इन कैश। ये कोई खरात नहीं है कि आपसे टैक्स मांगा जा रहा, पुराना एसी उतार के दे दिया, ये ले सर जी आज मेरे से आप एयर कंडीशन ले लें, पुरानी गाड़ी दे आए, खाना बच गया वो टैक्स की शक्ल में दे आए, सर जी आज यही खा लें, आपकी मेहरबानी है। बांटना ही है ना गरीबों में, ये बांट दें, ऐसा नहीं है। ये किस में होना चाहिए, कैश में। प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल फिर वही आ गया कि कोई परसेंटेज होनी चाहिए। देखिए टैक्स ऐसे भी तो लग सकता है ना, बाय वेट लगा दें पूरे पाकिस्तान में, पर केजी लगा दें, लग सकता है। ऐसी इसमें ऐसी कोई चीज मुश्किल चीज नहीं है कि हर साल लोग जो है अपनी किसी एक खास पॉइंट पे जाया करें, जैसे नादरा के पास जाते हैं तो अपना वजन करवाया करें और कहें जी इस वक्त गोश्त का रेट क्या है मटन का, वो 2600 है, तो कहें चलें ठीक है, आप भी क्या करें, हमें मटन के हिसाब से जितना आपका वजन बनता है एक साल में उतना टैक्स हमें दे दें। मेरा 100 kg है तो 2600 इंटू 100 कितना बनेगा, 2,60,000। वो कहें जितना टैक्स आप दे दें। आपके बच्चे का कितना वजन है, तो पर केजी। तो इंशाल्लाह सारे लोग मेरे जैसे जो हैं वो भी स्मार्ट हो जाएंगे, हम अपने वजन की केयर करेंगे, राइट। और वहां पर जाके जो हमारे बैलेंस होंगे उसको भी जो खराब कर देंगे। समझ आ रही है कि नहीं। तो ये भी हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी ये ना टैक्स लगा दें कि जिसने जिस इस धरती पे जितना बोझ डाला है उतना ही उससे टैक्स लें। समझ आ रही है, ये कोई परसेंटेज होनी चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए। देखें एबिलिटी, ये बेनिफिट प्रिंसिपल आ गया। एबिलिटी लेविड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये आप किसी को प्राइवेट ना दे दें, ठेका ना दें किसी को। ठेका भी दिया जा सकता है ना, जैसे हमारे टोल प्लाजा होते हैं, भाई आप एक काम करें, आजम क्लॉथ मार्केट जो है उसका ठेका दे दें किसी को, कह लो भाई ये पूरी मार्केट तुम्हारी, आप डील करो, तुम कितना दोगे, तुम इनसे 10 लाख रुपए ले लो, 10 करोड़ रुपए ले लो, 10 अरब ले लो, हमें कितने दोगे, बोली लगे पूरी मार्केट बेच दें। क्या होगा इससे, कत्ल वारदात शुरू हो जाएगी ना। वो बंदा जाकर रोज किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा जाके, वरना छोड़ते तो अभी भी नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी धुलाई करेगा। तो ये है कि लेकिन कोई अथॉरिटी, पाकिस्तान में कौन सी अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान में कौन सी अथॉरिटीज हैं, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके बाद प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं हमारी, वो टैक्स लगाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड टैक्स सिस्टम से मुराद ये नहीं कि जिसमें हर वक्त आवाजें आती रहे। अंग्रेजी में साउंड सिस्टम किसको कहते हैं, जो शादियों पे लगाया जाता है उसी को कहते हैं ना साउंड सिस्टम। यार साउंड सिस्टम नहीं अच्छा है इसका, नहीं, अंग्रेजी यहां पर हमारे पास साउंड टैक्स सिस्टम से मुराद ये है मजबूत साउंड ग्राउंड होनी चाहिए, यानी ग्राउंड से आवाजें नहीं आनी चाहिए। इसका क्या मुराद है, साउंड कहते हैं यार बड़ी इसकी साउंड बेस है इसकी, उससे क्या मुराद है कि बड़ा तेज बोलता है ये। द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, फिस्कल एडिक्वेसी, राइट। फिस्कल कहते हैं गवर्नमेंट के नॉर्मली पैसे को। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं।
एक होता है फिस्कल सरप्लस और एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, अगर आप है 100 रुपया और आपका खर्चा है 70 रुपया, तो हम कहेंगे 30 क्या है आपका सरप्लस है। यानी आपने रेवेन्यू जो है वो 100 रुपया है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू है 30 और एक्सपेंसेस हैं 120, तो ये 90 क्या है, डेफिसिट है ये। यानी आपको मजीद 90 रुपीज चाहिए, तो उसके लिए क्या फिर आपको करना पड़ेगा, लोन लेंगे, अपने एसेट्स को बेचेंगे, कुछ करेंगे ना, मिन्नत तरला होगा, फिर IMF के पास जाएंगे। तो पहला असूल क्या है इसका कि फिस्कल एडिक्वेसी, एडिक्वेट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, मुनासिब। यानी इतना टैक्स कलेक्ट करें कि आपके खर्चे पूरे हो जाएं। अगर ज्यादा नहीं भी कर रहे तो कम से कम एटलीस्ट यू शुड कलेक्ट टैक्सेस अप टू योर एक्सपेंडिचर। ये है फिस्कल एडिक्वेसी। इक्वालिटी, वही दोबारा आ गई इक्वालिटी वाली। एक्विटी यानी तमाम लोगों से प्रोपोर्शनेटली टैक्स लें। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ऐसे लोग अपॉइंट करें जो टैक्स लेने के काबिल हों। जैसे पाकिस्तान में अक्सर आपके कमिश्नर MBBS डॉक्टर हैं, राइट, उनको लगाया हुआ है कि ताकि आप टैक्स कलेक्ट करें। वो क्यों? क्योंकि CSS का जो भी एग्जाम पास करे उसके पास ऑप्शन होती है, तो वो चाहे तो टैक्स में चला जाए, चाहे कहां जहां मर्जी चला जाए। तो आप सो हैरान होंगे कि टैक्स के अंदर सर डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, तो वहां डॉक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि भी देखें, आप जिससे टैक्स मांगेंगे उसको हार्ट अटैक तो आएगा बेचारे को, कि नहीं आएगा? परेशान तो होगा वो। तो उसके लिए वहां डॉक्टर का बैठना बहुत जरूरी है। समझ आ रही है? ये बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर। यहां पर ना एक अजीब चीज है, जॉब आती है ना तो कहते हैं यार तेरा को बच्चा पढ़ा लिखा हैगा। यानी ये नहीं देखा जाता भी जॉब के लिए भी सूटेबल है या नहीं है। अपाहज, लंगड़े, लूले सब जनाब बैठ जाते हैं जाके, और उसके बाद फिर क्या होता है? उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान में ये इजी पैसा जायज कैश भी है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन इंतजामी लिहाज से आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करने के काबिल हों। आप रात को 1 बजे टैक्स जमा करवाना चाहें तो आप एप्लीकेशन खोलें, पैसे लिखें, टक करके पैसे जमा हो गए। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। लोग भी अच्छे हों, सिस्टम जो आप उनको दे रहे हैं, जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, दोबारा चले जाए, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आप आ जाएं। तो ये बात भी इसी को ही शो कर रही है। कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स, वो जो आपने टैक्सेस लगाए हैं वो इकोनॉमिक गोल्स के मुताबिक होने चाहिए। आपका जो गोल है क्या है इस वक्त? तो गोल ही है हमारा, वैसे क्या ख्याल है? गोल मोल नहीं हो गया हमारा? और बताओ भाई, आप तो वाकई मर्द हैं, है ना? कम बोलते हैं भाई। जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे, कोई मैं आपका गैर महरम तो नहीं हूं ना कि आपको मना मेरे से बात करना? क्यों जी, कुछ समझ आई है? तो ये वो समरी है जो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो समरीज हो उसका बेटा प्रिंट आउट आपने लेना है। आप कोशिश करें कम अज कम आपकी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो। जितनी कम करेंगे, जितनी किताब से ज्यादा करेंगे, आपकी 75% एनर्जी दिमाग की बचेगी, रेडिएशन से बच जाएंगे। आपकी पढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छी लाइट में पढ़े, अंधेरे में ना पढ़ा करें, और बादाम या कोई चीज खाएं दिमाग के लिए, कोई मजून खाएं जो आपको फायदा दे, जो आपकी एबिलिटीज को क्या करे, इंक्रीज करे। एक्सरसाइज करें, मुझे भी करनी चाहिए, आपको मैं कहता हूं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी बात क्यों कहते जो खुद नहीं करते हैं। तो मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए इस जिस्म को सेट करने के लिए। अब जरा इसको ओवरव्यू जरा लें आंखें बंद करके। पहला क्या है, टैक्स का मकसद क्या है। दूसरा, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर
टैक्सेस से डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, फिर बेसिक्स क्या है यानी कैनन्स क्या है, इसके असूल क्या है, इसकी किस्में क्या है, इसके करेक्टर्स क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है। अब यहां भी प्रिंसिपल मुसीबत लिखा हुआ है, प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, और वो भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल, तो इसको जरा एहतियात के साथ पेपर में लिखना है। अगर वो लिखे प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस तो ये 3 चीजें लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ने सामने जो लिखा होगा उसने, हालांकि वो आप उधर ये और इधर वो लिख देंगे तो दोनों ठीक होंगे, ये कानून नहीं है ना, ये तो जनरल लोगों ने बातें की हुई हैं, उसी को लिखा हुआ है। लेकिन एहतियात करनी चाहिए ताकि हमारा सोल्यूशन एग्जामिनर के साथ वो मैच कर सके। नहीं ना मैच होना चाहिए ना, मैच हो जी बताएं जी, कुछ समझ तो नहीं आई कि लग समझ गई है? ठीक है, अब आपका काम क्या है, देखिए मेरी डॉटेड लाइंस को प्लीज फॉलो करना है। आपने ये जो आई कैप की बुक है ये आपकी लॉगिन करेंगे तो वहां से डाउनलोड हो जाएगी आई कैप की वेबसाइट से। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, आई कैप की वेबसाइट पे जब पता है ना कहां से डाउनलोड करेंगे। ये स्टूडेंट्स में चले जाए और कहाँ आएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम नहीं, स्टडी रिसोर्सेज में, स्टडी रिसोर्सेज में चले जाएं। स्टडी रिसोर्सेज में कहाँ जाएंगे आप, कैफ में, और कैफ 2 में चले जाएं। ये देखें ऑनलाइन बुक्स जो है, ये पास पेपर, सजेस्टेड सोल्यूशन, मार्किंग प्लान, एग्जामिनर कमेंट्स, आपने यहाँ पर जाके तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे नेट को शार्क खा गई लगता है, तो ये हो जाएगा, सही है। तो आपने बेटा क्या करना है, इसको ये जो आपको ये चैप्टर नजर आएगा इसको सिर्फ रीड करना है। क्या करना है, देखिए आप मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम टाइम के ऊपर बड़ा बेहतरीन इसको कंप्लीट करेंगे और इसी अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू फॉलो माय डॉटेड लाइंस, ये कीप इन माइंड कि ये आपने जहन में रखना है। जैसे ये डेफिनेट ना समझ आए, मैं ये नहीं कह रहा समझना है, बस पढ़ी जाए आप। क्या करें आप, इसको आपने पढ़ते जाना है, सही है। मैं एक काम करता हूं कि आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं उसे, इसकी एक्सेस है ना, ये देखिएगा सितंबर 2025 का आ गया। ये भी यहाँ पर लेक्चर क्यों नहीं नज़र आ रहा, टर्न ऑन एडिटिंग, मैं इसको अभी जो है ना ये समरी जो पड़ी हुई है मैं इसको अपलोड कर देता हूँ आपके होते हुए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सर ने इसके अंदर, ये तो पिछला है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर सितंबर में
ये आज को ये शो हो गया आपको, सही है। मैंने अभी इसको अपलोड कर दिया समरी। आप कोई एक बच्चा फोटो कॉपियर पे उसके रख दे, सही है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी लोग भी उसे ले लें प्रिंट, क्योंकि आप वहाँ पर उसको देंगे, मेरा ख्याल वो उसके पास वो भी ऑप्शन है ना USB की, या वो मेरा ख्याल वाईफाई की भी होगी। अपने सिस्टम से डाउनलोड करके उसको दे दें, ठीक है। या मैं एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दूंगा कि वो वहाँ पर इसको प्लेस करवा दिया करें। और सॉफ्ट कॉपी कोशिश करें कि हार्ड फॉर्म में हो और आप उसको टिक करते रहें, सही है। जिमनाई का इस्तेमाल कितने लोगों ने शुरू किया? एप्लीकेशन कर लिया आपने अपने मोबाइल पे? 1 2 आपने, बाकी इसको कर लें प्लीज़। जो है ना जिमनाई की एप्लीकेशन, कुछ आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया? आपका क्या नाम है बेटा? शहजाद, इमरान शहजाद, शिव शहजाद जी। तो आपने किया उसे, कैसा लगा? अभी झिझक फील होगी आपको, उसको आपकी बात को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, तो फिर थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी ना, तो आपको अपना एक्सेंट बड़ा अच्छा लगेगा। फिर ये आपने छोड़ना नहीं है इसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हैरान होंगे कि यार सर ने बहुत अच्छी टिप हमें बताई है, राइट? ठीक है, तो आज की असाइनमेंट क्या है? इसका एक तो प्रिंट ले लें, अभी जाते हुए ले लें इसका, और साथ उस चैप्टर को पढ़ लें, रीड करना है बस, दैट्स इट। ठीक है, बारहा इसमें पेपर आ चुका हुआ है, मुश्किल नहीं है, आसान है। और कल से हम इसको इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 10 नंबर का ये एरिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 8। वेरी गुड, शाबाश, अल्लाह हाफिज।